माय नेम इज कविता शर्मा और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या टीएस ऑफ एंथर। मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसमें जो स्टेमन, ये जो पूरी स्ट्रक्चर हुई ये है स्टेमन और इसकी जो ये घुंडीनुमा स्ट्रक्चर है जिसे मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, इसे हम बोलते हैं एंथर। और इस एंथर की ही हम आज टीएस या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर बात करें एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर की तो उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहली चीज़ होती है वो आती है परागधानी भित्ति या एंथर वॉल, और जो दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर वो आती है बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू। इसमें गाइस इसकी जो परागधानी भित्तियाँ होती है उनमें 4 परागधानी भित्तियाँ पाई जाती है। इसमें जो परागधानी भित्ति होगी उसमें जो सबसे ऊपर वाली जो परागधानी भित्ति होगी उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाने वाली जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के जस्ट नीचे पाई जाने वाली जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे मिडल लेयर, जो 1 से 3 कोशिकीय होती है। और मिडल लेयर के जस्ट अंदर वाली जो स्ट्रक्चर या जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे टेपेटम, जो कि परागधानी भित्तियों में से सबसे मोस्ट लेयर होती है। और ऐसे ही बीजाणुजन की जो स्ट्रक्चर होगी उसे भी हम आगे देखेंगे। सो गाइज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक बता देती हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है एंथर की जिसे मैंने कट कर लिया है, जिसकी मैंने टीएस काटी है इस प्रकार से। इसकी जब मैंने काटी तो इसमें ये एक द्विपालित यानी डाइथिकस एंथर की स्ट्रक्चर है जिसमें हमें 2 पालियाँ दिखाई दे रही है। ये है फर्स्ट पाली और ये है सेकंड पाली। ये है फर्स्ट पाली और ये है सेकंड पाली। मैंने फर्स्ट पाली को काटा। जो भी डाइथिकस एंथर होगा उसे अगर हम काटते हैं यानी प्रत्येक द्विपालित परागकोश होता है, यानी जो प्रत्येक जो परागकोश होगा वो द्विपालित यानी डाइथिकस परागकोश होगा। कुछ मतलब अधिकतर जो परागकोश होंगे वो द्विपालित ही होंगे, और प्रत्येक इनकी जो पाली होती है वो ना 2 कोष्ठों में विभाजित होती है। यानी ये वाली जो एक पाली है ये 2 कोष्ठों में विभाजित हुई। ये पहला कोष्ठ हुआ गाइस, ये दूसरा कोष्ठ हुआ। ये जो दूसरी पाली है ये भी 2 कोष्ठ में विभाजित है। ये पहला कोष्ठ हुआ और ये दूसरा कोष्ठ हुआ। प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में विभाजित होती है जिनमें आगे जाकर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। इनमें आगे जाकर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अतः इन्हें ही इन कोष्ठों को ही हम बोलते हैं पोलन सैक या लघु बीजाणु धानिया या माइक्रोस्पोरेंजिया। अब गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डाइथिकस एंथर है इसमें फॉर्मेशन हुआ 4 लघु बीजाणु धानियों का या 4 माइक्रोस्पोरेंजियास का। जो भी डाइथिकस एंथर होगा उसमें 4 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होगा। ये इसकी फर्स्ट वाली पाली हुई जो 2 कोष्ठों में विभाजित है, और ये इसकी सेकंड वाली पाली हुई जो भी 2 कोष्ठों में विभाजित है। और प्रत्येक कोष्ठ में एक एक पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियास पाई जाएगी। यानी कि जो द्विपालित परागकोश होगा वो 4 कोष्ठों में विभाजित होगा और चारों कोष्ठों में एक एक लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी। बट कुछ प्लांट्स होते हैं गाइस जैसे कि मालवेशी कुल के प्लांट्स जैसे भिंडी, कपास, गुड़हल, वो मोनोथिकस
मोनोथीकस होते हैं, यानी एक पालित होते हैं, जैसे कि मालवेशी कुल के प्लांट्स, यानी उनमें दो पाली नहीं बल्कि एक ही पाली पाई जाएगी, एक ही पाली पाई जाएगी, और वो एक पाली दो कोष्ठों में विभाजित होगी। यानी कि मोनोथीकस प्लांट्स के जो एंथर होते हैं वो उनमें केवल दो लघु बीजाणुधानियाँ, यानी केवल उनमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियास ही पाई जाएगी। सो गाइज, अब हमने ये देख लिया सरसरी नज़र से। अब हम देखते हैं कि ये जो एंथर है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पर सिचुएटेड होता है, और ये जो चारों परागधानी भित्तियाँ या एंथर वॉल्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है, और इनके वर्क क्या होता है। सो गाइज, ये वाली जो स्ट्रक्चर हुई ये है एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक जो द्विपालिस यानी डाइथीकस एंथर होगा उसकी मैंने टीएस काटी, टीएस काटने पर ये इसकी फर्स्ट वाली पाली हुई और ये इसकी सेकंड वाली पाली हुई, यानी द्विपालित यानी दो पालियों में विभाजित है तो इसे हम बोलेंगे द्विपालित। तो जो फर्स्ट वाली पाली है वो दो कोष्ठों में विभाजित होगी और सेकंड वाली भी दो कोष्ठों में विभाजित होगी, यानी प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभाजित होती है, और इन कोष्ठों को ही हम बोलते हैं पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानियाँ। और इन लघु बीजाणुधानियों में ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर में दिखाई है, यानी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बाहर निकाल कर देखें तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी गाइस। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं एंथर वॉल्स। अगर एंथर में हम देखें जो सबसे बाहर वाली वॉल पाई जाती है या लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म। इस वॉल का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि यह एंथर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, और ये फ्लैट सेल्स के अंदर पाई जाती है, यानी इसकी स्ट्रक्चर फ्लैट्स होती है। अगर एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम परत, और ये जो परत होती है ये क्यूबॉइड रेडियली अरेंज होती है, यानी कुछ इस प्रकार से अरेंज होगी, ये कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड होगी, ये इस स्ट्रक्चर में अरेंज होगी। और गाइज एक और बात बताऊं, ये जो इसकी एंडोथीसियम लेयर होती है इसकी जो अंतर स्पर्श रेखीय भित्ति यानी दो कोशिकाओं को स्पर्श करने वाली भित्ति, यानी यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने इसे बाहर निकाली है एंडोथीसियम की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है। सो यहाँ पर ये दो कोशिकाओं को स्पर्श करने वाली जो भित्ति है यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर कैलोज की परत पाई जाती है, यानी कैलोज का जमाव पाया जाता है जिस कारण ये थोड़ी मोटी होती है। और इसके अलावा इसके अंदर यू सैप के अंदर इसमें कुछ अल्फा सेलुलोज की पट्टियों का जमाव भी होता है, रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती है, इस कारण इसकी स्ट्रक्चर हमें यू सैप्ड ऐसे से दिखाई देगी। बट कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं पाया जाता, इसमें पूरे में पाया जाएगा, बस यहाँ पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं पाया जाएगा, ऐसे से ही इसमें पूरे में जमाव पाया जाएगा। बट ये जो वाली स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर, बस यहाँ पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं पाया जाएगा, अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज का जमाव नहीं पाया जाएगा, क्योंकि गाइस ये जो जगह होती है यहाँ से एंथर स्फुटित होता है, यानी यहाँ से एंथर फूटता है जिससे परागकण यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये जो बात हुई एंडोथीसियम की बात हो गई। और ये जो सेल्स होती है यहाँ पर जहाँ से पराग कोश स्फुटित होता है इन्हें हम कहते हैं ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम सेल्स। गाइज एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाई है सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर इधर भी होती है, बट मैंने एक साइड ही बनाई है, ऐसी सी स्ट्रक्चर इधर भी होगी, पूरे में होगी। अब मैं बात करती हूँ
एंडोथीसियम के जस्ट नीचे पाई जाने वाली लेयर की, मिडल लेयर की। एक और बात बता दूं गाइस, एपिडर्मिस एक कोशिकीय लेयर होती है, यानी यह एकल कोशिकाओं की बनी होती है। एंड एंडोथीसियम भी एक कोशिकीय ही लेयर होती है और ये पराग कोशों के प्रस्फुटन में सहायक होती है। अब बात करते हैं गाइस मिडल लेयर की। जो एंडोथीसियम के जस्ट नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मिडल लेयर, जो कि 1 से 3 कोशिकीय परत होती है, जो बीजाणुजन उत्तक, ये जो बीजाणुजन उत्तक है, ये जो बीजाणुजन उत्तक है उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, इसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और ये ना हरे रंग की, ग्रीन कलर की होती है, ये लेयर होती है ग्रीन कलर की लेयर होती है। और ये प्रकाश संश्लेषण बाई ग्रीन कलर की है, तो ये ना फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती है। और ये पैरेनकाइमेट सेल्स की बनी होती है, यानी ये खाना बनाने का कार्य भी करती है। जी गाइस, ये खाना बनाएगी और ये खाना बना के टेपेटम को देगी और टेपेटम बीजाणुजन उत्तक को देगा, जिससे बाद में परागकणों का फॉर्मेशन होगा। ये बात हो गई मिडल लेयर की। अब हम बात करते हैं एंथर की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर, जिसे हम बोलते हैं टेपेटम, जो कि एंथर की आंतरिक लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं टेपेटम। जो कि मिडल लेयर की जस्ट अंदर की ओर जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं टेपेटम। और ये पिरामिड सेल्स, यानी पिरामिड शेफ्ट में सिचुएटेड होती है, ऐसे से पिरामिड शेफ्ट में सिचुएटेड होती है। ये क्या करती है, जो लघु बीजाणुधानी होती है उसे चारों ओर से घेरे रहती है और ये पिरामिड सेल में शेफ्ट में अरेंज्ड होती है और इसके अंदर जो मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाई है इसे हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब गाइस बात करते हैं हम टेपेटम की वर्क की। तो टेपेटम ऐसी लेयर होती है जो कि पोलन किट के निर्माण में सहायक होती है। वर्क ऑफ टेपेटम, तो पोलन किट के निर्माण में सहायक होती है, पोषण प्रदान करती है बीजाणुओं को, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है गाइस। इसके अलावा ये केलेज एंजाइम और इंडोल एसिटिक एसिड IAA का सिक्रेशन करती है। अगर किसी एंथर के अंदर अगर किसी एंथर के अंदर टेपेटम नहीं होगी तो क्या होगा, उसके परागकण बंधे रह जाएंगे, यानी उसे पोषण प्रदान नहीं कर पाएगी एंथर, जिससे कि उनका विकास सही से नहीं होगा। इसके अलावा जो एंथर होता है उसमें जो आंतरिक लेयर होती है टेपेटम, ये अगर किसी स्पेसिफिक प्लांट्स के जो परागकण है वो किसी स्पेसिफिक प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर जाके ही गिरे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो अदर प्लांट्स के स्टिग्मा के ऊपर भी गिरते हैं, बट वहाँ पर वो अंकुरित नहीं होते, क्योंकि उनकी जो स्टिग्मा होती है, यानी जो जैसे कि रोज की स्टिग्मा के ऊपर ऐसे प्रोटीन्स पाए जाएंगे जो रोज के परागकणों को ही पहचानने में सहायक होंगे, तो ऐसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाती है। इसके अलावा पोलन किट में सहायक होती है, विकास बीजाणु के विकास में सहायक होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो लघु बीजाणुधानी है इसमें कैसे लघु बीजाणु का निर्माण होगा। सो गाइस, ये जो लघु बीजाणुधानी है जिसमें ये जो लघु बीजाणु जन उत्तक मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये वाला, ये जो लघु बीजाणु जन उत्तक है स्पोरोजीनस टिश्यू है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो लघु बीजाणु जन उत्तक है इसमें होगा समसूत्री विभाजन होगा, जिससे निर्माण होगा लघु बीजाणु मात्र
कोशिकाओं का। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स का निर्माण होगा। ये जो माइक्रो स्पोर मदर सेल्स है इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अब हम जानते हैं गाइस, अगर किसी सेल के अंदर समसूत्री विभाजन होता है तो एक सेल है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। बट अगर किसी सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। बट क्या होता है इससे बना 4 लघु बीजाणु। बट क्या होता है प्रारंभ में ये जो चारों लघु बीजाणु है ये एक केलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। अब क्या होगा, ये जो टेपेटम है इसके द्वारा एक एंजाइम स्त्रावित किया जाता है, केलेज एंजाइम। टेपेटम द्वारा स्त्रावित किया जाएगा केलेज एंजाइम जो इस केलोज परत को गला देगा और ये चारों लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे। सो गाइज, इस प्रकार से हमने देखा एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर और कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड होकर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। सो गाइज, अगर आपको